तो दोस्तों, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें अपन करने वाले हैं 2011 से लेकर 2023 तक जो भी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जीके के, ठीक है ना? तो आज अपन करने वाले हैं जो 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र की 30/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ग्रुप ए के अपन सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जीके के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 40 से 45% क्वेश्चन इसमें से रिवाइज़ हो जाते हैं। तो आज तो 2023 ग्रुप ए के क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों अपन, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन अपना ये आया हुआ है, ब्रैकेट दिया हुआ है फिर कि पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, यानी क्या है पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण? चमड़ा, कागज, कपड़ा, लकड़ी। तो इसमें आंसर दिया था दोस्तों कपड़ा, कि कपड़े पर जो चित्रित पिछवाई है ना वो नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है दोस्तों कि मोर बांधिया, पहरावना एवं ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? भील, सहरिया, गरासिया, मीणा। इसका आंसर होगा दोस्तों गरासिया। गरासिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो इसमें आंसर माना गया था दोस्तों वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है अक्षय तृतीया का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक गायकी की 4 बैंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? टोंक, जयपुर, अलवर, बीकानेर। इसका आंसर है दोस्तों टोंक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? सुरजन चरित्र, विरमदेव सोनग्रारी बात, पद्मावत, एकलिंग महात्म्य। आंसर होगा दोस्तों विरमदेव सोनग्रारी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई, महेश दास, सूर्यमल मिश्र, नरपति नालय। इसका आंसर होगा दोस्तों नरपति नालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू पंत की मुख्य गद्दी में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? नरेना, गुगामेड़ी, सांबर, डीडवाना। तो नरेना में स्थित है दोस्तों दादू पंत की मुख्य गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है? तो इसमें डी तो सत्य नहीं है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही है। एक 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। ये भी सही है। आंसर ये माना गया था कि यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये इसमें सत्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? 5वां संविधान संशोधन, 7वां, 10वां, 25वां। इसमें आंसर था दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? मंडन द्वारा पूछी गई थी दोस्तों। तो इसमें चारों ऑप्शन माना गया है। राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? दिसंबर 1 1998 को संभाला था दोस्तों प्रथम कार्यकाल का। नेक्स्ट है कि राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी? तो ये महिला सदस्य जो निर्वाचित हुई थी वो 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से हुई थी दोस्तों। 15वीं विधानसभा में ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का संभाला? जस्टिस एस सगीर अहमद, सुश्री कांता भटनागर, जस्टिस प्रकाश टाटिया, अमर सिंह गोदारा। नेक्स्ट तो इसका आंसर माना गया था दोस्तों जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। सबसे कम कार्यकाल थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? टीकाराम पालीवाल, प्रफुल्ला खान, हीरालाल देवपुरा या फिर जगन्नाथ पहाड़िया। इसमें आंसर माना गया था दोस्तों हीरालाल देवपुरा। अपन देखो आंसर तो आगे दिया हुआ है, लेकिन इसलिए पढ़ रहे हैं कि ध्यान में रहे, आपको ऑप्शन भी ध्यान में रहने चाहिए, इससे अंतर समझ में आ जाए कोई क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट है कि सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं राजीव स्वरूप, एनसी गोयल, निरंजन कुमार आर्य, सी के मैथ्यू। इसका आंसर था दोस्तों राजीव स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 22, 13, 25, 17।
आंसर माना गया था दोस्तों 17। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 1999, 2000, 2002 या फिर 2004? तो 2002 में नहीं हुआ था दोस्तों। बाकी इसमें 1999, 2000 और 2004 में हुआ था संशोधन। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, इसके साथ में किए थे इन्होंने, जो है वो हस्ताक्षर किए थे, समझौता ज्ञापन किया था इनके साथ में। नेक्स्ट है कि आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो इसमें आंसर माना गया है दोस्तों ए बी सी डी, जैसे ये लिखा हुआ है वैसे। जैसे शुरू एक सर्वप्रथम थे डीबीएल रावत, फिर दीनदयाल, फिर राम सिंह चौहान और फिर एस टाक। ये इसमें माना गया है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है वैसे इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने में शुरू किया जा रहा है? कौन सा है डायल फ्यूचर, मुस्कान कार्यक्रम, आपका अगला कदम या फिर स्मार्ट साला? इसमें आंसर है दोस्तों डायल फ्यूचर। नेक्स्ट है कि 2023 में जल जीवन मिशन कन्वेंशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? 10वां, 12वां, 14वां, 16वां? इसमें राजस्थान का 12वां स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13 करोड़ 48 लाख की धनराशि स्वीकृत की है? ये जिले हैं नागौर, जैसलमेर, अलवर। ये 2023 के क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रुप ए के, ग्रुप बी के अपन नेक्स्ट में करेंगे। प्रकार 10 वीडियो आएंगे दोस्तों अपने, जिसमें सारे टोटल क्वेश्चन अपन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की? जयपुर, दौसा, जोधपुर, अजमेर? तो था दौसा दोस्तों, दौसा जिले में की थी इन्होंने। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रम से कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? 4, 5, 5, 7, 6, 6, 7, 7? तो इसमें 7, 7 का आंकड़ा है दोस्तों, ग्रामीण और शहरी का। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? माउंट आबू, जोधपुर, बीकानेर, सीकर? तो वो माउंट आबू है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते? तो वो शतरंज था दोस्तों। प्रणय चौड़िया और युक्ति हर्ष के नाम है। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत चक्रीय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी, चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, चिरंजीवी बीमा योजना? तो इसका नाम है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। नेक्स्ट है कि दवाओं पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पौने, क्या होता है पछुआ पौनों को? पछुआ पौने गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती हैं। यही इसका आंसर है दोस्तों कि गर्मी में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर, गर्मियों में ध्रुवों की ओर, सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल, 5 अप्रैल, 22 मई, 2 फरवरी? तो 22 अप्रैल इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, सिएरा लियोन? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था 2023 में। नेक्स्ट है कि विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये प्रवास, युवा संस्कृति, वैश्विक नागरिकता, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता? तो ये डी ऑप्शन है दोस्तों, वस्तुओं की सर्व उपलब्धता है, उस पे वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सम्मिलित करना है, एक तरफ महासागर दिए हुए हैं, एक तरफ सीमावर्ती सागर दिए हुए हैं। तो इसमें से सही युग्म का चयन करना है। तो सही तो इसमें माने गए हैं 1 और 3, प्रशांत महासागर, कोरल सागर,
आर्कटिक और कारा सागर, जबकि इनका मिलान नहीं है। हिंद महासागर ये नहीं है। अटलांटिक, बेरिंग सागर, इसका संबंध नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? रायलसीमा, सह्याद्री, विंध्य, सतपुड़ा। तो इनके बीच में सतपुड़ा है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती के बीच में। नेक्स्ट है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ आर्द्र शीतोष्ण नम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट इसमें है कि गलत युग्म को छांटना है अपने को कि कौन सा गलत युग्म है। इसका आंसर तो डी है दोस्तों। जबकि अपन देखें नाहरकटिया गैस ऊर्जा संसाधन, झरिया जो है वो कोयला के लिए है, अलिया बेट जो है वहां से तेल है ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट है कि मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय विभिन्नता सहायक है किस प्रकार? विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। मानसूनी वर्षा में जो क्षेत्रीय विभिन्नता होती है वो विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। नेक्स्ट है कि कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं पश्चिमी घाट के, पूर्वी तटीय के, गुजरात तटीय के या फिर पश्चिमी तटीय मैदान के। तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसके उप प्रदेश हैं कोकण, कनारा और मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम मूल्य दिया जाएगा? तो ये कौन सा बजट था? तो इसमें संघीय बजट 2018-19 का था। उसमें ये लागत कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम मूल्य दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो वो है निर्यात साख गारंटी निगम दोस्तों। निर्यात साख गारंटी निगम है, ना कि निर्यात साख बीमा निगम नहीं है, गारंटी निगम है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछा है दोस्तों इसने, तो ये दोनों सही हैं। क्या है कि वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना, सही है। नेक्स्ट है कि 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना, ये दो लक्ष्य हैं दोस्तों इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो समाधान पोर्टल, उद्यम, चैंपियंस, रैंप। तो ये उद्यम पोर्टल है दोस्तों, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए है। नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई। प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय जनरल, संघीय विधायिका। तो ये प्रांतीय जो गवर्नर जनरल है दोस्तों, गवर्नर जनरल 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी इनको। नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग का वोट देने का अधिकार दिया गया था? किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो वो अधिकार दिया गया था दोस्तों केवल वे पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हों। इनमें महिलाएं नहीं है, ना ही सभी नागरिक हैं, ना ही जो ब्रिटिश हैं वो हैं, जबकि वे पुरुष हैं जो निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। भारत में विशेष रूप से प्रदान किया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, संसद के अधिनियमों के तहत उपलब्ध है, कार्यकारी आदेशों के तहत उपलब्ध है। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो विदेश मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग, वित्त आयोग या फिर नीति आयोग। तो इसमें नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान जो होता है वो ये निर्यात तत्परता सूचकांक है वो तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में निर्णय निम्नलिखित में से किस आधार पर लिए गए? सर्वसम्मति से, बहुमत से, सहमति रजामंदी से या फिर अल्पमत से? तो यहाँ पे जो निर्णय लिए गए थे वो सहमति और रजामंदी से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो वो गोलकनाथ मामला था दोस्तों, इसके तहत उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 3, 2, 5 या फिर 4? तो भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन-सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष, मनोनयन, वंशानुगत। तो इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया है अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की जनता ने, विधानसभा ने, संघीय व्यवस्थापिका ने या फिर संघीय या फिर प्रांतीय व्यवस्थापिका ने? तो इसका आंसर माना गया दोस्तों प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। नेक्स्ट है कि 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए थे? तो वो हुए थे दोस्तों 397 स्थानों पे। 2019 के आम चुनावों की बात कर रहा है ये। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पूछा है। फिर है कि सीआईआई और एफआईसीसीआई है। क्या है? दबाव समूह, राजनीतिक दल, परमाणु संधि या फिर आतंकवादी संगठन। तो ये दबाव समूह है दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये वर्ष तो इसमें 1954 है दोस्तों। तारीख है 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? पी.एस. मेनन, पन्नीकर, जवाहरलाल नेहरू, नटवर सिंह। तो ये के.पी.एस. मेनन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? अरुणा आशफ अली, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। इनमें नाम आता है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित का, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का नेता कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है दोस्तों? इसमें सही गुट का अपने को चयन करना है। इसमें सही माना गया है 1, 2 और 4। देखते हैं। ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, ये सही है। फिर है कि ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है, ये सही है। फिर आता है कि ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्ति की विभिन्नताओं को नजरअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। इसमें गलत है दोस्तों, क्योंकि ये नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। फिर है कि ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है, ये भी सही है। इसका आंसर फिर सी माना गया है दोस्तों। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन-सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता इसमें नहीं बताया गया है, तो ए इसमें आंसर माना गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, ये नहीं है। जबकि अपन विशेषताएँ देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये भी सही है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 31 अगस्त 1989 को कौन-सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? जर्मनियों के एकीकरण की संधि, आंशिक प्रेक्षण निषेध, आणविक अप्रसार या फिर आईआरबीएम संधि। तो इसमें 31 अगस्त 1989 को जो संधि पे हस्ताक्षर हुए थे वो थी जर्मनियों की एकीकरण की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये साइको के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अपने अभी। फिर है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन-सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या प्रक्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? तो वो अवस्था होती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें वस्तुओं और क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है बालक। फिर है कि कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही गुट का चयन करना है अपने को। इसमें आंसर केवल 3 माना गया है दोस्तों। तो वो है अच्छे अंत्यव्यक्तिक संबंध, है ना? सही कूट इसमें यही है कि इसमें पूछा गया है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाएं हैं, तो परंपरागत अंतर्गत आने वाली वो है अच्छे अंत्यव्यक्तिक संबंध, सिर्फ यही है। नेक्स्ट है कि अधिगमकर्ता के विकास के संबंध संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? इसमें 1 और 4 सही माने गए हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि विकास पूर्वानुमानित होता है, सही है। फिर इसमें 4 नंबर सही माना है कि विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, ये भी सही माना है। जबकि इसमें गलत है कि विकास अंश से पूर्ण की ओर बढ़ता है और विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये भी नहीं है। फिर क्वेश्चन है कि बांडुरा के अनुसार लोग बार-बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं, जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन-सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो इसमें अवधारणात्मक है दोस्तों।
अवधारणात्मक है बांडुरा के अनुसार। नेक्स्ट है कि अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें से अपने को सही विकल्प देखना है, तो इसमें सही तो बताए गए हैं, 1 और 2 आवश्यक है इसमें अधिगम के केंद्रीय विचार। जैसे अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं और दूसरा इसमें माना गया है कि ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंत्यक्रिया महत्वपूर्ण होती है। ये दोनों इसमें ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? नहीं है वो तो डी है दोस्तों। है कौन-सी कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, सही है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पे होता है, ये भी है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का निमार्जन होता है। इसमें गलत ये माना है कि जो थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता है इसको तो। फिर है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा परिस्थिति प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है? समाज नीति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति प्रशिक्षण या फिर एमएमपीआई। इसमें एमएम जो पीआई है, वो इसका परिस्थिति प्रशिक्षण नहीं है व्यक्तित्व आकलन का। बाकी समाज नीति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति प्रशिक्षण माने जाते हैं। फिर है दोस्तों कि एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? प्रतिदमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण, उदात्तीकरण। इसमें यह है प्रतिदमन कि वो पूरे पूर्व जीवन की जो सफलताएं हैं उनके बारे में बताता रहता है। फिर है कि इसमें समूह 1 से समूह 2 को मिलान करना है दोस्तों। आंसर इसका बी माना गया है। 1 का 2 है। अपन देखें पास एलाग प्रशिक्षण है, वो अलेक्जेंडर। फिर जो संस्कृति परीक्षण है, वो है कैटल से और सम्मिलन जो सिद्धांत है, वो है जेजोंग का और आईक्यू जो है वो किसकी है? टर्मन की। फिर है दोस्तों जुंग युंग के अनुसार या फिर युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी प्रूफ विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधन निम्नलिखित में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं, तो वो बहिर्मुखी में किए जा सकते हैं। यानी व्यक्तित्व की जो टाइपोलॉजी है उसके अनुसार समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक इसमें आते हैं, बहिर्मुखी में आते हैं। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड यानी मन की रूपरेखा रखता है? अंतरव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, शारीरिक, क्रियात्मक, अस्तित्व परक, तो वो अंतराव्यक्तिक होता है दोस्तों। अंतराव्यक्तिक या फिर अंत्यव्यक्तिक। फिर है निम्नलिखित में से कौन-सा विप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी की व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों को क्षमता पर बल देता है? तो वो है मानवतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रमपूर्ण अध्ययन करता है। ये उदाहरण है उत्सर्जनता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, बाह्य अभिप्रेरणा का, तो ये मानी जाती है बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पी के पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपपरीक्षण नहीं है? नहीं है पूछा है, नहीं है में तो आते हैं सामान्य उपयोग प्रशिक्षण नहीं है, जबकि समस्या अवलोकन इनका है और परिणाम परीक्षण भी है और जिज्ञासा परीक्षण भी इनके द्वारा दिया हुआ है। फिर है कि प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए कि स्वयं के लिए अधिकतम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। कि स्वयं के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक है। कौन सा है? मूल्य, संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारात्मक। तो ये संज्ञानात्मक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। सामाजिक, आत्म अंतर्निर्भर, स्वतंत्र या फिर आश्रित। तो ये स्वतंत्र दृष्टिकोण है दोस्तों आत्म प्रत्यय का। नेक्स्ट है कि यदि व्यक्तिक विभिन्नताओं का सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए, कितने प्रतिशत लोग एम 16 की आयु के सीमा के बीच पाए जाते हैं, या तो 16 से ज्यादा या फिर 16 से कम। तो ये लोग होते हैं दोस्तों 68.26%। व्यक्तिक विभिन्नताओं के सामान्य वितरण वक्र में बात कर रहा है ये।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह है दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो ये इसमें आंसर आता है दोस्तों बी। सबसे पहले हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूछ रहा है दोस्तों ये औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश से है? काली सिंध, बेडस, पार्वती, बाणगंगा। तो इसमें एक का और तीन का है दोस्तों, एक तो काली सिंध है और तीसरी क्या है? पार्वती। फिर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, शुष्क सागवान या फिर खैर वन। तो यहाँ पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन, वर्षा वन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का 2022-23 में दूसरा स्थान रहा था दोस्तों। फिर है कि राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित शिलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो ये माही नदी द्वारा है दोस्तों। वागड़ क्षेत्र की बात कर रहा है ये। उत्खात भूमि है वो चंबल नदी निर्मित करती है, पेड़ क्षेत्र वाला। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, अलवर, जयपुर, कोटा। तो ये अलवर में पाई जाती है। दशकीय परिवर्तन दर, शहरी दशकीय परिवर्तन दर पूछ रहा है ये, अलवर की है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो तो इसमें भी माना गया है। जबकि सुमेलित देखें कि हाईटेक ग्लास धौलपुर सही है, टायर ट्यूब अलवर सही है और पॉलीमर शाहपुरा ये भी है। फिर इसमें आगे वाले में भी गलत युग्म छांटना है। गलत युग्म इसमें सी माना गया है, अर्तुना मंदिर डूंगरपुर। फिर है कि सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर, जसवंतड़ा जोधपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उक्त उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। 2011 के अनुसार पूछ रहा है। तो वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। फिर आता है कि खेरी एवं लोही नस्लें हैं किसकी हैं? क्रम से पूछा गया है। क्रम से ये खेरी जो है वो भेड़ की है और जो बकरी की है वो लोही नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्धृत किया हुआ कहा गया है? ग्वालियर, जोधपुरा, उज्जैन, कन्नौज। ग्वालियर जो अभिलेख है उसमें तिहारों को लक्ष्मण से जो है वो लक्ष्मण संतान बताया गया है, वंश बताया गया है, इनका अलग अलग आता है इसमें। नेक्स्ट है कि ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव के शासन में थे सोमदेव। नेक्स्ट है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था, उलूग का, जलाल खान, नुसरत मोहम्मद। तो ये है नुसरत खान। नुसरत हो गए थे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? गोगुंदा के युद्ध के नाम से किसने पुकारा है? अब्दुल कादुर बंदायूनी, कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। इसमें आंसर है दोस्तों बंदायूनी। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? पालाथल, गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा। तो बैराट सभ्यता से थे दोस्तों जो वस्त्र बुनाई से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? संत सभा, आर्य समा, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा। तो आर्य समाज से संबंधित थे दोस्तों चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था, कौन सा केंद्र था दोस्तों? तो बेड़सा केंद्र थे 1911 से 1912 के बीच में गोविंद गुरु की गतिविधियों के 1911-12 के बीच में बेड़सा। नेक्स्ट है कि मत्स्य संघ का वृत्त राजस्थान में विलय कब हुआ? तो वो जो डेट है वो है दोस्तों 15 मई 1949, 5वें चरण में हुआ था दोस्तों
मत्स्य संज्ञा संघ का यानी प्रथम का और 4 का 5वें चरण में विलय हुआ था दोस्तों और वह तीसरा स्थान बना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? अलवर का बाला दुर्ग, शेरगढ़, पवनगढ़ या फिर सिवाना? तो ये आंसर है दोस्तों शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग जो है वो कोषवर्धन के दुर्ग से नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? शामला, समलिया, कोल्लू, वेंगटी? इसमें आंसर होगा दोस्तों वेंगटी जो है वो हरभुजी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो बालमुकुंद मिश्रा, शिवकरण थानवी, गोपाल राज पुरोहित, तारक प्रसाद। तो इसमें नाम आता है दोस्तों बालमुकुंद बिशा का। ये तो हो गई अपनी आज प्रथम क्लास। ऐसे ही अपन 10 क्लास करेंगे जिसमें सभी मोस्ट इम्पोर्ट जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो अपने करें दोस्तों। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपका नहीं हुआ है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।